आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने निकलते हैं उनके क्या क्या अवरोध आता है। सिविल सर्विस की तैयारी के क्रम में क्या क्या अवरोध आता है वो मैं उस पर बात करूँगा। तो जो लोग एस्पिरेंट मुझसे जुड़े हैं या अगर वो अभिभावक हों या स्टूडेंट डायरेक्ट हैं तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मली ये जो अच्छा एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जो मैं बताऊंगा वो कोई किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं है। इसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है। और यह जो बहुत सारे केसेस में, हज़ारों केसेस, बहुत सारे मतलब एक दो सौ में नहीं है, हज़ारों केसेस में मैंने इसका अध्ययन किया है, तब जाके कुछ कंक्लूजन निकाला मैंने। और उस कंक्लूजन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग शुरू से एक बार वीडियो बाद में सुन लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंच पाए। कारण कि जब हम लोग तैयारी करा करते थे तो हमें इस चीज़ का बहुत अभाव हुआ था और आज भी मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि हमें उस समय में कोई अच्छा मेंटर नहीं मिल पाया था, कोई अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल पाया था। तो मैं उस कमी को पूरा करने के लिए आज आप लोगों के सामने हूँ और आगे बना भी रहूँगा, हर स्तर से बना रहूँगा। तो देखिए, जो आप तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें जो सबसे कमज़ोर पॉइंट रह जाता है या जो आपके लिए सामने हर्डल्स आते हैं उनको मैं एक बार बिंदुवार कह देता हूँ, फिर मैं उसको और डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। जो पहला एक सबसे बड़ा अवरोध है वो है सही योजना का अभाव। और ये सही योजना क्या होता है वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। जो एक स्ट्रैटेजी होता है सिविल सर्विस एग्जाम में, कोई भी आप काम करते हैं जीवन में तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। अगर उस स्ट्रैटेजी में फेल्योर हैं आप, अगर स्ट्रैटेजी आपका सही नहीं हुआ तो समझिए आपका काम अच्छा नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है, बोलते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब जब आप अच्छी शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कोई काम शुरू करते हैं तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है और आपको मंजिल मिलना एकदम तय हो जाता है। तो सही योजना का अभाव ये एक बहुत बड़ा हर्डल है एस्पिरेंट्स के लिए, उसमें हम लोग डिटेल बात करेंगे। उसके बाद है सही बुक्स का सिलेक्शन और सही ऑप्शनल पेपर का सिलेक्शन। इसमें हम लोग पिछले सेशन में भी बात किए थे, थोड़ा आज भी हम रिपीट करेंगे। तीसरा एक हर्डल है उचित माहौल का नहीं मिलना, खास करके ऐसे लोग जो सुदूर देहातों में रहते हैं, जो छोटे टाउन में रहते हैं, तो उनको एक उपयुक्त माहौल नहीं मिल पाता है। जो अगर बड़े यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनको अच्छा एक हॉस्टल नहीं मिला या अच्छा मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को एक उपयुक्त माहौल नहीं मिल पाता जहाँ की वो सिविल सर्विस की तैयारी कर सके और उसको फाइट आउट कर सके। तो उनको कैसे हम लोग काउंटर करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है कि चौथा जो अवरोध मैं फील करता हूँ, जो लोग वर्किंग हैं, जो किसी न किसी जॉब में हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब में रहने वाले लोगों का फ़ोन आया मेरे पास, वो उनका कहना है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाई करने के लिए। तो कितना पढ़ना है वो उस पर मैं बात करूँगा, वो कैसे मैनेज करेंगे मैं उनको बात करूँगा। इसके बाद देखिए कि जो लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनको पीयर ग्रुप नहीं मिलता। पीयर ग्रुप का मतलब समझिए कि जब आप दो दोस्त मिल करके कोई काम को शुरू करते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान रहता है, आपको काम करने में मन लगता है, एक दूसरे से मदद मिलता है, एक दूसरे से मनोबल मिलता है। तो इसी को हम लोग पीयर ग्रुप बोलते हैं, जिनके साथ आप अपने दुख सुख को बांटते हैं। तो ये होता क्या है कि जब आप छोटे शहरों में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते हैं, अनुमंडल टाउन में रहते हैं, या आप वर्किंग हैं, तो वहाँ आपको कोई ऐसा सहयोगी नहीं मिल पाया, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिल पाया जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करता हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपना कैसे मैनेज करना है मैं उसकी बात करूँगा। इसके बाद छठा एक अवरोध है जो सामान्य है, वो हर लोगों के पास होता है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब आप कह सकते हैं कि टाउन, प्रोफेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, बैकग्राउंड, इस इरेस्पेक्टिव। तो वो उसको मतलब कोई भी आदमी को ये प्रॉब्लम रहता है। सामान्य कौन कौन सा अवरोध है उसको बहुत डिटेल में बात करेंगे कि वो ये बिल्कुल मेरा अपना खुद का मोल लिया हुआ अवरोध रहता है, ये किसी के दिया हुआ नहीं रहता है। जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है, उसको जॉब करना है तो वो उसको काउंटर नहीं कर सकता है या उसको ख़त्म नहीं कर सकता, जॉब करना है। लेकिन जो सामान्य डिस्टर्बेंसेस हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको कि यह सामान्य डिस्टर्बेंसेस हम लोग खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, उसका जिम्मेदार हम खुद हैं और इसको हम लोग दूर भी कर सकते हैं खुद ही।
एक जो मतलब सातवां अवरोध है वो यह है कि जब हम लोग तैयारी करने निकलते हैं तो आप एक बात मान के चलिए कि जब फॉर्म भरते हैं और जब फाइनल हमारा रिजल्ट आता है, यूपीएससी में लगभग 1.5 साल का ये टेन्योर है। अगर आप स्टेट सर्विस लिखेंगे तो ये 2 ढाई साल 3 साल का भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचिए कि 3 एग्जाम लिखने में अगर आप यूपीएससी लिखेंगे तो कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लगेगा, और अगर आप स्टेट सर्विस लिखते हैं तो ये 6 साल 7 साल का भी समय लग सकता है। तो सोचिए कि 3 एग्जाम लिखने में इतना लंबा समय है, और इतने लंबे समय तक अपने टेम्परामेंट, अपने जोश को, अपने उत्साह को बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है, और ये बड़ा हर्डल है हमारे लिए। हम इसको कैसे मैनेज करेंगे वह भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखिए कि 8वां जो एक हर्डल है, आप जितना वांछित सपोर्ट अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग काउंटर करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग उसमें। इसके बाद जब अब और आगे अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे तो आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आया, आपको हमेशा एप्रीहेंशन चलेगा कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो एज पर एग्जामिनर है कि नहीं। तो ये एप्रीहेंशन आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग काउंटर करेंगे। जो एक बहुत बड़ी समस्या है फिटनेस की, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया रिदम में चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम आया, या स्ट्रेस का वजह से हो या और दूसरे वजह से हो, उनका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। अब वो एग्जाम के टाइम में 15 दिन उनका गायब हो गया, या मेंस का टाइम में हो गया, या इंटरव्यू के टाइम में हो गया। तो सारा साल भर का मेहनत, 2 साल का मेहनत उसका उस समय उसमें पानी फिर जाता है, जब उनका फिटनेस अंतिम मोमेंट में बिगड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको इग्नोर नहीं करना है। और जो लोग सफल हुए हैं, अगर मान लीजिए 100 लोग सफल हुए होंगे, तो उसमें से मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 90 लोग अपने फिटनेस को ध्यान में रखे होंगे, उसको अपने तैयारी का एक पार्ट मानते होंगे। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो कि हम लोगों के सामने हर्डल्स आएंगे। और भी जो आप हर्डल फील करते हैं वो आप हमारे पास बोलिएगा, मैं उसमें आगे आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग वापस आते हैं कि सही योजना क्या है, और सही योजना कहाँ हम लोग योजना के मामले में लैक करते हैं। जो आम स्टूडेंट है कैसे वो उसमें फिसलता है, और इसमें मेरा बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ है। मैंने कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों के ऊपर रिसर्च किया, उसका मेरे पास चार्ट बनाया हुआ है। मैं देखा हूँ कि उसमें से 90% बच्चे अपने योजना में विफल रहते हैं और वो गलत योजना पे कार्य करते हैं। जैसे देखिए कि क्या गलती होती है, आप लोग इसको खुद भी फील कर सकते हैं, या दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनमें ये चीज़ कमी देख सकते हैं आप लोग। जैसे ही कोई बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, जाके कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। कोचिंग ज्वाइन किया, अब कोचिंग ज्वाइन करते ही उसको वहाँ पे कुछ प्रिपेयर्ड मटेरियल दे दिया गया और उसको क्लास में टीचर पढ़ाना शुरू किया। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों पे सर्वे किया है जो 1.5 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है। अगर उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने पेपर्स होते हैं, कौन सा पेपर का वेटेज कितना होता है, कौन क्वालिफाइंग पेपर है, कौन स्कोरिंग पेपर है, एसी का कितना मार्क्स होता है, इंटरव्यू कितना मार्क्स होता है, तो वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। वहीं से आपका समस्या शुरू हो जाता है। आप 1.5 साल 2 साल तक पढ़े जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ना, आप सिलेबस कभी नहीं देखे, आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस नहीं देखे, आपको रेंज ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता है, आपको सिलेबस का अंदाज़ा नहीं है, और आप तैयारी किए जा रहे हैं। तो वैसे हालत में आपको जो भी जिसके अंडर में भी आप जिसके गाइडलाइन में भी काम कर रहे हैं, तो आप उनकी बात मानेंगे, और उसकी बात मान कर को अगर वो गलत डायरेक्शन में आपको सजेस्ट किया हुआ है, या आपको मेंटरशिप दे रहा है, या आपको गाइड कर रहा है, तो आप उसी लाइन पर बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे स्थिति में आप ध्यान से इसको सुनिएगा और इसको रेक्टिफाई करने का कोशिश कीजिएगा। जो लोग भी बिगनर हैं वो इसको बहुत मतलब सावधानी पूर्वक सुनिएगा। ये गलती सबसे होती है और लोगों को लगता है कि ये मेरा गलती नहीं है। तो मेरा कहना है कि जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हैं, कोई भी दुनिया का एग्जामिनेशन, कुछ भी मतलब काम करने जाते हैं, तो उसका एक प्रिपेयर्ड रेसिपी है, और उस रेसिपी पे ध्यान लगाना चाहिए हम लोगों को। अगर मान लीजिए कि हम सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका भी एक प्रिपेयर्ड रेसिपी है जो यूनिवर्सल है। वो मेरे से वेरी नहीं करेगा, वो दूसरे आदमी से वेरी नहीं करेगा, वो कोई कोचिंग वाले से वेरी नहीं करेगा। तो वो जो यूनिवर्सल रेसिपी है, आप उसको पकड़िए। वो यूनिवर्सल रेसिपी क्या है? वो है सिलेबस। पहला है सिलेबस। आप सबसे पहले अगर तैयारी शुरू करते हैं तो जाइए आप किताब की दुकान में, आप सिलेबस खरीदिए। सिलेबस खरीदने के बाद उसको मतलब गो थ्रू दैट,
3 4 5 बार 6 बार आप उसके क्रॉस जाइए, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिए कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, फिर इंटरव्यू में क्या आता है। जब आप सिलेबस सारे पेपर्स के बारे में जानकारी हो जाए, कितने पेपर्स का एग्जाम होता है, कौन क्वालिफाइंग पेपर्स होता है, कौन जो है स्कोरिंग पेपर्स हमारा, किसका वेटेज कितना है, इतना सारा जब आप पता लगा लेंगे तब आप जो है कुछ बेसिक्स किताब से अब शुरू कीजिए। इतना पता लगाने भाई खुद से पता लगाइए, किसी से पूछिए मत। इसके लिए मेरा कहना है कि मुझसे मत पूछिए, आप सिलेबस बाजार में उपलब्ध है या इंटरनेट पे उपलब्ध है, यूपीएससी बीपीएससी या दूसरे किसी स्टेट सर्विसेज का, उसका एग्ज़ाम पैटर्न आप पहले अपने जहन में लाइए और अपने मतलब मसल मेमोरी में लाइए कि ये एग्ज़ाम पैटर्न है। जब एक बार वो आपका आ जाएगा उसके बाद आप जो है कुछ बेसिक किताब में मैंने पिछली बार लिखवाया था एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी है। बिपिन चंद्र का भारत का स्वतंत्रता संग्राम है और सुभाष कश्यप का मतलब हमारी संसद और हमारा संविधान है, और लक्ष्मीकांत का हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था है। इन कुछ किताबों को आप पहले पढ़ना शुरू कीजिए, 3 महीना 4 महीना इसको पढ़िए रिगरसली, एकदम से इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली उसको पढ़िए, खूब मनन कीजिए। उसको पढ़ने के बाद आपको एज ए मतलब एक आपके अंदर फिगर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा करके देखिए आप, इसमें बहुत समय नहीं जाना है आपका, बहुत पैसा नहीं जाना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन खरीद के लाइए। क्वेश्चन खरीदने के बाद आप देखिए कि उसमें से क्वेश्चन पलट के मेंस का और पीटी का कुछ आपके दिमाग में पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, आप जो पढ़े हैं उसमें से कुछ मैच हो रहा है कि नहीं, या जो क्वेश्चंस है उनको आप जो गिवन मटेरियल है, जो स्टडी पैकेज आपके पास है उसमें उसके आंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं। अगर मिल रहे हैं तो आप उनको कैरी ऑन कीजिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए कि सर ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है मुझे। इसके बाद मैगजीन्स में मैंने बताया हुआ है कि कोई भी एक मंथली मैगजीन लेना है, करंट अफेयर्स का, योजना कुरुक्षेत्र लेना है, एक पेपर पढ़ना है। इतना काम आप पहले 4 महीना 5 महीना एकदम से बिना कुछ सोचे समझे बहुत मतलब ईमानदारी पूर्वक बहुत ही मेहनत से कीजिए, 3 महीना में आपको फ़र्क आएगा। मैंने अभी पिछले 6 महीने में एक्सपेरिमेंट किया है। दर्जनों ऐसे बच्चे हैं रिमोट एरिया में जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं उन लोगों को भी मैं लाऊंगा सामने। वो लोग रिमोट एरिया में बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी और वो एकदम से छोटे से स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी आज बोल रहा है कि सर मेरा बीपीएससी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब अच्छा बनता है, मैं आज दूसरे को गाइड करने का स्थिति में हूँ। मात्र 3 महीने का ये रिजल्ट है। यहाँ पे मैं रुक के एक बात बताना चाहूँगा कि पिछला 20 मई को मैंने एक प्रोग्राम किया था, मतलब फेसबुक लाइव किया था। उसके बाद कई बच्चों का सवाल आ रहा कि सर ये कैसे होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है, पटना में नहीं होती है, इलाहाबाद में अच्छा होता है। अभी भी वो रिसर्च कर रहे हैं। अगर वो 20 दिन में मान लीजिए कुछ एनसीईआरटी पढ़े होते, अगर वो बताया होता कि सर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं फिर भी एक भी क्वेश्चन हमको पल्ले नहीं पढ़ रहा, तो मैं उसकी बात मानता। आप सोचिए कि मतलब लोग यहाँ पे केवल जो है यही पता करने में लगा हुआ कि कैसे होगा, कहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वो आप चलना शुरू नहीं कर रहे। तो एक काम करना है कि आप पहले 3-4 महीना बेसिक किताब सिलेबस पता करने के बाद, सिलेबस को आत्मसात करने के बाद, पैटर्न को आत्मसात करने के बाद 3-4 महीनों तक लगातार इन कुछ बेसिक्स किताब को बिना कुछ सोचे समझे दिन रात एक करके पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप देखिए। उसके बाद आपको जहाँ जाना है, कोचिंग जाना है, जहाँ जाना है, जिसके मेंटरशिप में जाना है, जिसके गाइडशिप में जाना है, आप जाइए। तब आप अपना एक जजमेंट का स्थिति में होंगे। टीचर्स आपको गाइड कर रहा है सही कि नहीं, मिसगाइड तो नहीं कर रहा, आप उसको काउंटर कर सकिएगा, उनसे आप सवाल कर पाइएगा, उनसे आप पूछ पाइएगा, उनसे डिस्कशन कर पाइएगा, तब आपको लाभ होगा। जो लोग मान लीजिए कि एक काम मान लीजिए जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो लोग उतना एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, उनके पास टाइम का अभाव है या उनका मतलब बैकग्राउंड वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा है या उनका इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं है, वो अपना मन छोटा नहीं करे, वो मेरे साथ बने रहें, मैं उनको गाइड करता रहूँगा और वो आराम से पास हो जाएंगे। तो ये मेरा मतलब पहला था कि स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि आप लोग सबको ही समझे होंगे कि स्ट्रैटेजी में सबसे पहला काम करना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग सुनते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं बोल देता हूँ उसको वापस क्वेश्चन करते हैं फ़ोन में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग 1 घंटा का लाइव सेशन सही से नहीं सुन सकते हैं वो कैसे सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। यहाँ तो 1.5 साल 2 साल 3 साल तक आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। तो आप सोचिए, पहला काम इसके बाद पेपर्स कौन कौन से होते हैं उनका सारा पता होना, सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। बेसिक्स बुक आप पढ़िए उसको। उसके बाद जो एडवांस बुक पढ़ना होगा आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जब आपका बेसिक्स हो जाएगा
तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम भोजन करने चलें, केवल पापड़ अचार से हम अपना पेट नहीं भर सकते हैं। जब हमारा चावल दाल रोटी खा लेंगे, उसके बाद पापड़ अचार मिलेगा तो भी अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है। तो ये समझिए, सलाद मिलेगा तो भी अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है। लेकिन अगर चावल नहीं मिला खाने में, दाल नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, तो कैसे काम चलेगा? तो बेसिक्स यही है, बेसिक्स है चावल रोटी दाल, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बेसिक्स किताबें मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वही है। उनको आप पकड़िए, आपका तैयारी बहुत स्मूथली चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं कि सही बुक्स में इसमें डिस्कस कर दिया, जो योजना और सही किताबों। ऑप्शनल पेपर में मैं पिछली बार भी बोला था कि जो ऑप्शनल पेपर का हर्डल हमेशा एक मतलब आपके दिमाग में हर्डल चलता है, अगर सही आप सिलेक्शन नहीं किए तो सब दिन आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए बहुत सोच विचार किए, बहुत मतलब मंथन करके जिसमें आपको मन लगता हो आप उसमें कीजिए। जो बिगनर्स हैं वो वही सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर में रखिए जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पीजी में पढ़ रहे हैं। आगे आपको JRF नीट एग्जाम में भी उसमें बहुत मदद मिलेगा। इसके बाद देखिए, उचित माहौल का नहीं मिलना। लोग बोलते हैं कि हमारे पास माहौल अच्छा नहीं है सर, हमारे जो जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, जैसे कोई आदमी रिमोट एरिया में रह रहा है और कोई आदमी सरकारी जॉब में कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उनको ऑब्वियस है कि वैसा माहौल नहीं मिलेगा। कोई मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कर रहा है या कोई पटना में रह के तैयारी कर रहा है, तो उसको ऑब्वियस है कि एक अच्छा माहौल मिलेगा। कोई BHU के किसी हॉस्टल में रह रहा है तो डेफिनेटली उसको एक अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के पास ये नहीं है, क्या वो तैयारी ना करे? एकदम करे। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। मैंने मतलब कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं किया है, मेरे पास कोई माहौल नहीं था। हम वर्किंग रहते हुए भी मेरा वर्किंग टाइम भी 7 बजे से लेकर शाम का 8 बजे तक, मतलब 7:40 तक, इतना मतलब 12 साढ़े 12 घंटे का मेरा जॉब था। तो ट्रैवल टाइम अलग है। आप सोचिए कि उस हालत में भी मैंने तैयारी जारी रखी और सफलता हमको मिली। तो आप लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं उसके लिए, और डिटेल थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है। आप हमसे फ़ोन में बात करिए और वो मतलब मैं उनको बताऊंगा कि कैसे आप अपने समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जितना टाइम मिलेगा उसमें आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो भी टाइम है, आप एक चीज़ मेच्योर आदमी है जो जॉब कर रहे हैं, वो मेच्योर पर्सन है और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो एक ये है कि मतलब उचित माहौल आपको, उसमें बोलते हैं ना कि आत्मदीपो भव, कि हमको खुद अपना अच्छा माहौल बनाना है, हमको खुद अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाना है। आपको हमेशा एक महसूस करना है कि मेरे मेरे चारों तरफ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग हैं, मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में एज्यूम करना है, और मुझे लगता है कि ऐसा करने से आपको रास्ता मिलेगा और आप हमेशा अपने आप को बूस्ट अप फील करेंगे। पढ़ना आपको खुद ही है, पीयर ग्रुप भी है तभी भी, नहीं है पीयर ग्रुप तभी भी। तो आप इतना जान लीजिए, खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे एक मनोबल मिलता है, उसके लिए हम हैं। आपको पीयर ग्रुप देने के लिए, आपको अच्छा माहौल देने के लिए, जब आपको मन हो फ़ोन उठाइए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सुनूंगा, मैं उसका समाधान करूंगा। जब कभी मन नहीं लगे आपको, आ जाइए, एक दिन मेरे साथ समय बिताइए, और आप समय बिताकर आप जा सकते हैं। तो आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, उसके लिए एकदम आप ओपन हैं, वेलकम हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आपको पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा, आपको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, आपको अच्छा मतलब कलीग नहीं मिल रहा, आपको मोरल बूस्टअप करने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा। उन सब चीज़ों को दरकिनार कीजिए, आत्मदीपो भव, अपना इंस्पिरेशन खुद बनिए, अपना जोश उत्साह खुद बनिए, फिर देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं रोकेगा, गिवन है, और आपके पास एकदम गिवन सर्कमस्टांसेस है, आपके पास गिवन मटेरियल है, उसको बार बार पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मैं जो सामान्य डिस्टर्बेंसेस है उस पर मैं डिटेल बात करूंगा। और एक देखिए, जितनी बातें मैं कर रहा हूँ कोई नई बातें नहीं, आप लोग पहले भी सुने होंगे, किसी न किसी के माध्यम से सुने होंगे, किसी न किसी मैगजीन में पढ़े होंगे, दोस्तों से सुने होंगे, टीचर सुने होंगे, गार्जियन से सुने होंगे, कोई इंटरव्यू में पढ़े होंगे, पेपर में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे इतना सारा ज्ञान बढ़ता रहता है, कहीं आप दूसरे यूट्यूब लेक्चर सुने होंगे। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें आपके जहन में होंगी, मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने दिमाग में रिपीट कीजिए और आप आगे बढ़िए। सामान्य जो डिस्टर्बेंसेस हैं, और यह भी जो जितने सामान्य डिस्टर्बेंस हैं वो आप समझिए सब कोई जानते हैं, कोई ऐसा मैं नया बात नहीं कह रहा हूँ, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ और मैं बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, चीज़ों को मैं असेंबल करके आपके सामने ला रहा हूँ। तो आप समझिए कि जो सबसे बड़ा मेरे अंदर जो कमजोरी है, जो कमजोरी वीकनेसेस है, और वो मेरे लिए हर्डल्स भी तैयारी में, तो वो देखिए कि आलस्य, हमारा आलस्य है। सुबह जगने से लेकर, पढ़ने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, हर चीज़ में हम आलसी हो जाते हैं।
तो इसको मैं मतलब सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए इसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे हम। आप समझ सकते हैं कि एक आलस जो हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल जो हम लोग बोलते हैं, तो वो मेरे लिए कितना घातक है कि कोई मान लीजिए कि चैप्टर हमको पढ़ना है आज, तो हम लोग सोचें कल पढ़ लेंगे, या कोई भी हमको सेट बनाना है आज छोड़ के हम लोग कल बना लेंगे, कुछ भी करना है हम लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीना कर लेंगे, घर से आएंगे तब करेंगे। तो ये जो हमारा आलस्य है, जो हमारा लेजीनेस है और जो हमारा टाल मटोल की प्रवृत्ति है, इसको आप दूर भगाइए। ये बहुत बड़ा हर्डल है आपकी तैयारी में, यह जान लीजिए। स्लो पॉइजन है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको डैमेज कर देगा, आपका साल खराब कर देगा, आपका जीवन खराब कर देगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वास की कमी, कि हम लोग तैयारी तो जरूर करने चलते हैं, हमेशा मान लीजिए कोई ना कोई बात को लेकर के फंसे रहते हैं कि होगा, अरे यार नहीं होगा, तो आप उसमें दूसरे एग्जाम की तरफ ध्यान लगाते हैं और कोई। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने इसको ठान लिया है तो एकदम से ठान लीजिए कि हमको करना है तो यही करना है, मैं दूसरा कुछ नहीं करूँगा। जब तक आपको एग्जाम देना है, आप ग्रेजुएशन तक आप दीजिए, पीजी तक आप दीजिए, 4 साल 5 साल का आप टेन्योर सेट कीजिए और उसमें अपने मतलब मॉरल को डिगने मत दीजिए। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये सब जो सामान्य डिस्टर्बेंसेस हैं, इनको कैसे हम काउंटर करेंगे, इसके लिए लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा। और थोड़ा स्पिरिचुअल उपाय है, लेकिन उसको करने से निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो ये है कि आत्मविश्वास की हमारी कमी हो जाती है। अब देखिए कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंसेस है। हमारा बहुत सारा समय फेसबुक पे स्क्रॉल करने में जाता है, बहुत सारा समय हमारा व्हाट्सएप पे जाता है, बहुत सारा हमारा और जो दूसरे सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडलिंग में जाता है, इंस्टाग्राम में जाता है या टेलीग्राम में जाता है। तो मेरा ये कहना है कि बीइंग अ स्टूडेंट, आप अपने जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल को, स्मार्टफोन को ऑफ कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं, आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका मतलब हर आधा घंटा पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, आप एक बार चेक करेंगे नोटिफिकेशंस, तो ये मतलब आपको पता नहीं चलेगा और आपका घंटों घंटों बर्बाद करेगा। तो सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, फेसबुक से दूर रहिए, व्हाट्सएप से दूर रहिए, ट्विटर से दूर रहिए, इंस्टाग्राम से दूर रहिए, या जितने भी नेटफ्लिक्स है, इन सारे चीज़ों से आप दूर रहिए। तो आपका बहुत सारा समय बचेगा, बहुत एनर्जी बचेगा, आपका कंसंट्रेशन जो लॉस होता है, हमारा मेमोरी लॉस होता है। जब आप इस तरह से इंटरमीडिएट पढ़ने जाएंगे, थोड़ा पढ़े, थोड़ा व्हाट्सएप चेक किए, थोड़ा पढ़े, थोड़ा फेसबुक चेक किए, तो आपका कभी भी वो मेमोरी बहुत लंबा नहीं टिकेगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो आपका बहुत लंबा दिमाग में नहीं टिकेगा, आप पता चलेगा एग्जाम में आप भूल गए। तो इसीलिए मेरा मतलब विनती है हाथ जोड़कर आप लोगों से कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया को ऑफ करें, आप मोबाइल को ऑफ करते हैं, आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। इसको काउंटर करने का उपाय आप मान लीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा इसमें बेनिफिट भी है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको ट्रांसफर होता है, बहुत सारा मैसेज हमको मान लीजिए कि शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे हालत में आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि 1 घंटा जो है हम सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। उस समय जितना भी नोटिफिकेशन देखना होगा, हमको जिसको जवाब देना होगा, वो हम कर लेंगे। तो आप बाकी टाइम के लिए निश्चिंत हैं, बाकी टाइम आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, आपका बार बार ध्यान उधर नहीं जाएगा। आपका माइंड सेट है कि हमको वही 4 बजे से 5 बजे या 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो टाइम आपका सबसे बेकार जाता है, जिस टाइम आप सोते हो, उस टाइम का यूज़ कीजिए। जो टाइम आप ऐसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम में आप सोशल मीडिया हैंडलिंग में 1 घंटा का टाइम निर्धारित कर लीजिए। आप सोशल मीडिया भी हैंडल कर लेंगे, आप जो डिस्टर्बेंसेस होता है उससे भी आप दूर हो पाएंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, इसको करके देखिए। जो मैं बोल रहा हूँ आप करके देखिए, 10 दिन करके देखिए, 15 दिन करके देखिए। तो अगर परिवर्तन नहीं आएगा तब आप हमको बताइए कि सर ऐसा करने से भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। निश्चित लाभ होगा। इसके बाद देखिए कि जो हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत घातक है। और पॉलिटिकल डिस्कशंस में कई बार हम लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और उससे हमारा रिलेशनशिप में असर आता है। हम घंटों उसमें फिर सोचने लग जाते हैं कि फलना ऐसा बोल दिया, फलना ऐसा बोल दिया, फलना देखो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो आदमी अच्छा नहीं है फिर भी सपोर्ट कर रहा है। तो इन सब मंथन से आप घिरे रहते हैं और आपका ये बहुत सारा समय खींचता है, बहुत सारा आपका मेमोरी खींचता है, बहुत सारा आपका कंसंट्रेशन खींचता है। यानी मतलब वो समझिए कि चेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। तो आप पॉलिटिकल डिस्कशन से बचिए। जब तक आप 2 साल 3 साल का अपना टेन्योर है, जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से आप दूर कीजिए अपने आप को। सोशल मीडिया से दूर कीजिए, गॉसिप से दूर कीजिए, पॉलिटिकल डिस्कशन से दूर कीजिए। इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा हर्डल है फैमिली इंगेजमेंट। हम लोग अपने पढ़ाई करें ना करें, लेकिन अपने दोस्तों का बर्थडे ज़रूर मनाएंगे, रिसेप्शन में ज़रूर जाएंगे, शादी में ज़रूर जाएंगे, हम लोग इंगेजमेंट में ज़रूर जाएंगे। जितना भी रिचुअल्स होगा हमारा फैमिली में, हम सारा अटेंड करेंगे।
तो देखिए कि हम लोगों का, हर आदमी का आज के डेट में फैमिली इतना बड़ा चौड़ा हो गया है, दोस्ती यारी इतना लंबा चौड़ा है कि हमारा बहुत सारा समय वो खींचता है। आप 2 साल 3 साल के लिए लोगों से हाथ जोड़िए, लोगों को बोलिए कि हम अभी कोई भी फैमिली रिचुअल्स में भाग नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो आप ऐसा करेंगे, आपका जो ब्रेक, जो स्पीड पकड़ते हैं, मान लीजिए 10 दिन आप पढ़े और पता चला किसी का बर्थडे में चले गए, आपका टाइम खराब हुआ, आपका मेंटलिटी खराब हुआ, आप जो एक रिदम में थे, एक जो रेस पकड़े हुए थे, एक जो आपका माइंडसेट बना हुआ था अपना प्रिपरेशन को लेके, वहाँ गए तो वो डिस्टर्बेंस हो गया। आप एक दिन घर में सो के टाइम बिता लीजिए अपने रूम में, वो चलेगा। लेकिन अगर एक दिन आप दूसरे जगह में, मान लीजिए ऐसे माहौल में चले जाते हैं जिस माहौल को आपके तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके लिए वो समझिए सुसाइडल है, आपका मोरल डाउन करेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन लाएगा। तो उन चीज़ों से दूर रहिए। इसके बाद एक और बहुत बड़ा हर्डल है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, पिछले 20-30 वर्षों से ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि हम लोग बहुत सारा फेस्टिवल में अपना टाइम बिताते हैं। आप देखिए कि हर 1-2 महीना के बाद जब फेस्टिवल सीजन हमारा रक्षाबंधन से चालू होता है, तो हर 1 महीना 2 महीना पे हमारा फेस्टिवल वो दिवाली तक चलता है, मतलब दिवाली कहते हैं, होली तक चलता है। आप रक्षाबंधन के बाद मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, जन्माष्टमी के बाद दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ, ईद, फिर बड़ा दिन का छुट्टी आ जाएगा, फिर सरस्वती पूजा आ जाएगा, फिर होली आ जाएगा। इस तरह से कई फेस्टिवल्स आएंगे और हर फेस्टिवल में अगर आप घर जाते हैं तो आप सोचिए कि आपका रिदम कितना बिगड़ा। अगर इतना रिदम आप बिगाड़ेंगे तो आपको मतलब सफलता मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो, और ये बहुत बड़ा और अवरोध है आपके लिए। इनसे आपको पार पाना पड़ेगा। 2 साल 3 साल आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हम आपको बताए हैं पिछले सेशन में भी कि आप 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए मात्र, लेकिन ये 365 दिन पढ़िए। उसमें नो फेस्टिवल, नो कोई रिचुअल्स, मतलब फेस्टिवल के दिन भी आप 5 घंटा पढ़ लीजिए। आप किसी शादी में गए हैं, 5 घंटा पढ़ के जाइए। आप बर्थडे में गए किसी का, 5 घंटा पढ़ के जाइए। तो आप देखिए कि परिवर्तन कितना भयंकर आता है। ये कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, निरंतरता नहीं होगा, तो हमारा तैयारी कभी परिपूर्ण नहीं होगी। जो लोग भी पास हुए हैं, जाके उनका अगर आप लाइव देखें, उनसे आप पूछेंगे तो उनसे पता चलेगा कि एक एग्जामिनेशन सेशन कंप्लीट वो सारी चीज़ों से दूर रह करके वो अपने का। अब देखिए कि मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया से आप दूर जाएँ, आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो फैमिली इंगेजमेंट्स हैं उनसे दूर जाएं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि फेस्टिवल से आप दूर जाएं। तो इतने सारे दूर से जाएंगे तो आपके जितने भी जानने वाले होंगे आपको बोलेंगे कि ये बहुत अनसोशल प्राणी है। मैं कह रहा हूँ कि आप अनसोशल हो जाइए। आपके बारे में फिर वही लोग बोलेंगे कि ये आदमी देखिए कि 2 साल नहीं लोगों से मिला। फिर यही जो अनसोशल है, जो लोग आपसे कट रहे हैं, सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे। एक बार आपको सफलता मिलेगी, सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो आपको कुछ दिन तक तपस्या करना पड़ेगा। 2 साल का टाइम दीजिए। 2 साल में आप एकदम से मतलब रेडी हो जाएंगे और आप जो चाहेंगे, जिस रैंक में चाहेंगे, उस रैंक में आप पास हो सकते हैं। ये मेरा एकदम से प्रूवन है, ये मेरा आपके साथ वादा है आपको। लेकिन 2 साल मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कि लंबे समय तक हम ये बता रहे थे आपको कि हमारा ये एग्जामिनेशन सेशन जब आप फॉर्म भरते हैं, और जो यूपीएससी की बात कह रहा हूँ मैं, और स्टेट सर्विसेज में तो ये टाइम और भी खींच सकता है। तो वो 1.5 साल, फाइनल रिजल्ट आने में 1.5 साल का टाइम लगता है। 1.5 साल तक आपको अपना टेम्परामेंट हाई रखना है, अपना मोरल हाई रखना है। तो सोचिए कि ये आसान काम नहीं है। बोलना बहुत आसान है, मैं भी यहाँ पे मतलब फेसबुक लाइव में बड़ा इजीली बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे भी करना होगा तो इट इज़ टफ। लेकिन आप ऐसे नौकरी में जाना चाहते हैं, ऐसा करियर को आप करना चाहते हैं जहाँ हमेशा टफनेस रहेगा, हर 1 घंटा आपका टफ रहेगा। टफ इन द सेंस कि ऑलवेज आपको डिसिसिव होना पड़ेगा, आपको बहुत सारा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर में आपके मतलब जो एक डिसीजन पे लाखों लोगों का करियर, लाखों लोगों का मतलब कंसर्न जुड़ा रहता है। तो आपको हमेशा ऑन द टू रहना पड़ता है। तो इसलिए आपको तैयारी के टाइम से रहना पड़ेगा। उसमें कोई मतलब इफ बट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इतने लंबे समय तक अपने टेम्परामेंट को, अपने उत्साह को, अपने रिदम को बनाए रखने के लिए, उसके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे, स्पिरिचुअल बात करेंगे। वो एकदम से स्पिरिचुअल जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि मान लीजिए वांछित सपोर्ट की कमी है। आप जितना सपोर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हमको समय पे पैसा आ जाए, या हमको मान लीजिए जो चाहे वो हमको मिल जाए, जो सुविधा चाहे वो मिल जाए, तब हम तैयारी करेंगे। तो ये नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, तो उसके लिए आपको सोचना है कि आपको बहुत ज़्यादा सुविधा का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत नहीं है।
लोग अगर कोई सोचते हैं कि इसमें बहुत सुविधा की ज़रूरत है, बहुत पैसा का ज़रूरत है, तो वो गलत सोचते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। इसका बिल्कुल ज़रूरत है। मैं पिछले सेशन में बोला हूँ 5,000 6,000 की किताब, मैक्सिमम 10,000 का बुक आप लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद 200-300 रुपया महीने का खर्चा है मात्र, आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। आप मतलब उसको दिमाग में लेके मत चलिए, बहुत इतना भारी मत बनाइए। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और जितना मान लीजिए छोटा मोटा सहयोग का जरूरत है वो मिल जाएगा आपको। अगर कोई आदमी को मान लीजिए सहयोग नहीं है, फैमिली उसका उतना वीक है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका मदद करूँगा, कभी नहीं हिचकूँगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं एक बार आप फिर से मैं अपना फ़ोन नंबर लिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट जितने लोगों को जुड़ना था आप जुड़ चुके हैं। तो देखिए मेरा फ़ोन नंबर है, कभी भी आप कॉल्स कर सकते हैं 11 बजे से 5 बजे के बीच में, 620669215। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 620669215। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग कभी भी संपर्क कर अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उससे। अब है कि एक और प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग को लेकर के। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग मेंस के लेवल में घुस चुके हैं, तो उनको आंसर में ऐसा प्रॉब्लम आता है। बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है, बहुत लोगों को मतलब संपर्क किए इस संबंध में कि वो जो आंसर लिखते हैं तो उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये आंसर मेरा सही है कि नहीं है। देखिए मेरा कहना था कि आंसर राइटिंग को लेके, अगर आंसर राइटिंग में आगे आपको कन्फ्यूज़न है तो कुछ मॉडल आंसर लिख के मेरे पास भेजिए, हम उसको चेक करके बताएंगे कि यहाँ कहाँ आपको क्या लिखना चाहिए था। तो ये तब होगा जब आप 6 महीना 8 महीना मतलब शुरुआती बेसिक्स पढ़ चुके होंगे, तब जाके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं जीएस का या मेंस में कुछ सब पेपर्स का मैं मदद कर सकता हूँ। सारे पेपर्स में नहीं, लेकिन 3-4 पेपर में मैं मदद कर सकता हूँ, और जीएस में पूरे हर सेक्शन में मैं मदद कर सकता हूँ कि आप कैसे आंसर को राइट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट को उस पर इंक्लूड करेंगे, कहाँ आप फोकस करेंगे। ये कुछ मतलब 3-4-5 क्वेश्चन अगर मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे, ये समस्या आपका समाधान हो जाएगा। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि हमको करना एक्चुअली क्या है, तो वो हो जाएगा। अब है कि एक बहुत बड़ी समस्या है फिटनेस को लेकर के। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं जो आगे समाधान बताऊंगा उसी में समझिए कि फिटनेस को लेकर के ही है, और वहाँ पे फिटनेस भी है, वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन गेन भी है, वहाँ पे आपका मेमोरी पावर भी है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस गेन भी है, वहाँ पे आपका जो भी मतलब जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है उसको कैसे दूर करेंगे, उन सब का समाधान के लिए मैं अब आपसे बात करूँगा। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो अगर होंगे लोगों का तो मैं वो लूँगा। तो देखिए मेरा ये कहना है कि इतना लंबा हमारा है, 3 साल 4 साल 5 साल तक हमको तैयारी करना पड़ सकता है 3 एग्ज़ाम लिखने में। तो ऐसी हालत में हमारा फिटनेस अच्छा होना चाहिए, और एग्जामिनेशन सेशन के में भी हमको 1 साल 1.5 साल काफ़ी रगड़ के पढ़ना होता है, एग्जामिनेशन के टाइम में 12-14 घंटा भी पढ़ना पड़ सकता है। तो वैसे हालत में तो अगर आप फिट रहेंगे तो आप अच्छा होंगे, मेंटली फिट होंगे तो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे तो आपका मेमोरी पावर भी अच्छा होगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा चलेगा, आप चीज़ों को बहुत मतलब एनालिटिकल लेवल पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए फिटनेस का ज़रूरत है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो समस्याएं हैं, चाहे हमारा कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या हम सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम व्यतीत कर देते हैं, या हम अपने टेम्परामेंट को बना नहीं रख पाते हैं, या हमारा मान लीजिए कि ध्यान भटक जाता है इधर उधर, या हम सोचते हैं कि दूसरा कुछ कर लें, तो इन चीज़ों को कैसे काउंटर करें। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे अभ्यास हैं, बहुत छोटे हैं, सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन करके देखिए आपको असाधारण परिणाम मिलेगा। ये बहुत सुनने में बहुत छोटा लगता है, ये बहुत लगता है बहुत कैजुअल है, ये लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं सर, लेकिन आप इनको करके देखिए 15 दिन 20 दिन 30 दिन, मात्र 20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम। 1 महीना में अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो आप जो बोलिएगा सो हम करेंगे। ये मेरा एकदम ओपन चैलेंज है। अगर कोई आदमी शिद्दत से ईमानदारी पूर्वक जो मैं कुछ बता रहा हूँ, अभी आगे 4-5 चीज़ बता रहा हूँ, अगर उनको आप करना शुरू कर दीजिए तो बहुत सारा चीज़ आपका अपने आप दूर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहला मेरा ये कहना है कि कई लोग मतलब लेट नाइट स्टडी करते हैं, उनको लगता है कि यही पैटर्न ठीक है। तो कई लोगों से सुन लिए, कई लोग मान लीजिए सफल लोग भी हैं जो लेट नाइट स्टडी करके सफल हो गए हैं।
बहुत सारा ऐसा पैटर्न मेट्रो सिटीज़ में इस तरह का प्रॉब्लम हुई है, रात तक मान ली मोबाइल चलाए और रात तक पढ़े और सुबह। लेकिन आप इनको पलट के देखिए, आप लेट नाइट पढ़ना बंद कीजिए, आप अर्ली इन द मॉर्निंग से पढ़ना शुरू कीजिए। तो सबसे मेरा पहला ये कहना है कि 2 टाइम में आप अपने दिमाग में बिल्कुल खाली रखिए। उस टाइम में कोई भी काम मत कीजिए, कोई भी काम, और उस टाइम में आप सोइए भी मत। यानी पहला काम क्या है, सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में, इन दोनों टाइम में यदि आप सूरज के साथ अपना वार्तालाप करेंगे तो आपके अंदर एक मतलब जो अद्भुत शक्ति बोलते हैं, स्पिरिचुअल पावर है, वो धीरे धीरे आना शुरू होगा। ये दोनों ऐसा टाइम है जिस टाइम में हमको जगना चाहिए, और उस समय हमको कोई भी काम नहीं करना, उस समय हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए, हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब सनराइज हो रहा हो उस समय आप अपने आप को सूरज से कनेक्ट कीजिए, जिस समय सनसेट हो रहा हो उस समय भी आप सूरज से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि उस समय जो सूरज से एनर्जी निकलता है वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत ही शीतल एनर्जी होता है, और वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब डे टाइम में जब बहुत तीव्र हो जाता है सूरज का एनर्जी, तो वो हमारा एनर्जी, वो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि सूरज का जो ताप है वो हमारे शरीर का एनर्जी को खींच लेता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम आप कितना परेशान होते हैं। गर्मी में आदमी काम करना कम कर देता है, उसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटेड है, मतलब ये साइंटिफिक है। तो इन 2 टाइम में आप जगिए, और इसके बाद जगते ही सबसे पहला कुछ आपको अभ्यास करना है। उठ के जो सबसे पहला हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो वो एकदम बंद कर दीजिए। जब शुरू आप करते हैं दिन में, शुरुआती 4-5 घंटा तो मोबाइल आप बिल्कुल मत देखिए। इसको करके देखिए, ये बहुत मतलब चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं काम। मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत आसान नहीं है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं इस पर अभ्यास कर रहा हूँ और बहुत सफलता मिली है इसमें, और मुझे इसमें सफलता पानी है। अभी भी मेरा भी मतलब उसमें अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको अभ्यासरत हूँ और इसमें बहुत सफलता पाया हूँ मैं पिछले 3 महीनों में। तो सुबह उठ के आप मोबाइल को टच मत कीजिए। सबसे पहला आप सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट जब आपका नींद खुल जाए तो ध्यान कीजिए, और ध्यान में 2-3 चीज़ को लाना है कि मैं मतलब पावरफुल सोल हूँ, कि मेरी आत्मा बहुत मजबूत है और मैं बहुत दृढ़ आदमी हूँ, और जो मेरा डिटर्मिनेशन है, जो आप बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आप दिमाग में ये वाइब्रेट कीजिए कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन चुका हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं एक IPS ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं एक IRS ऑफिसर बन चुका हूँ। जब ये आप दिमाग से वाइब्रेट करेंगे उसके बाद आप बेड को छोड़िए, और मतलब 4-5 मतलब उसमें स्टेजेस हैं, और उसके लिए मैं अलग से एक करूँगा आप लोगों से, या आप इसको मतलब खुद भी मतलब अनुभव करके कर सकते हैं कि सुबह सबसे पहले उठना है, उठ के मतलब भगवान का स्मरण करना है। जो भी लोग मतलब अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करना है, जो लोग अपने अपने मतलब देवता हैं, कोई मतलब उसमें कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, और जो अपने धर्म के गुरु हैं आपके, मतलब जो आप धर्म के सबसे ऊपर के लोग हैं उनको मानते हैं, उनको स्मरण कीजिए, और ये फील कीजिए कि आप जो हैं एक पावरफुल सोल है, आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, आप एक बहुत ही स्ट्रांग हैं, आपके चारों तरफ बहुत ताकत है, जो दैविक शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो स्पिरिचुअल शक्ति है, जो रूहानी ताकत है, वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है इस समय। और आप ये संधारण करना अपना दिमाग में कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, गे नहीं बोलना है, ऐसा सोचना है कि मतलब जस्ट आई बिकेम एन IAS ऑफिसर, आई बिकेम एन IPS ऑफिसर, वो फील करना है। इसके बाद एक अभ्यास करना है कि हर 2 घंटे पे, हर 1 घंटे पे आप, आजकल बहुत सारा ऐप आया हुआ है मोबाइल में, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं कि हर 2 घंटे पे एक रिंगटोन बजेगा आपको, और उस समय हम अपने आप को मेडिटेट कीजिए कि जो पिछला 2 घंटा बीता है क्या आप उसको अपने कर्तव्य पालन में लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। जो आपको पढ़ना चाहिए था, जो आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, या और दूसरा कोई काम करना था, जो काम आपने सोचा हुआ वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो आप किए हैं कि नहीं। तो आप सोचिए कि अगर ये 2 घंटे में आप रिकॉल करेंगे तो आपका मात्र 2 ही घंटा बर्बाद होगा, या 1 घंटे में रिकॉल करेंगे तो 1 ही घंटा बर्बाद होगा। जैसे पिछला घंटा अगर आपने काम नहीं किया हुआ है, अगर आप अपने कर्तव्य पथ पे नहीं हैं, तो तुरंत आप अपने कर्तव्य पथ पे आ जाएंगे और आपको उससे मतलब बहुत लाभ मिलेगा। अगर ऐसा आप 30 दिन करके देखिए, 15 दिन करके देखिए, आप रिजल्ट सामने आएगा आपको। इसके बाद आप रोज शाम में एक आप बना लीजिए डायरी, उसमें लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप सोचिए कि 10 का स्केल में हम चलते हैं,
अगर 10 घंटा आपको पढ़ना था, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रोज़ 10 घंटा पढ़िए, लेकिन 10 का स्केल में हम चलते हैं। 10 घंटा आपने पढ़ने का रूटीन बनाया हुआ है और आज सपोज करिए कि हम 9 घंटा पढ़े, तो तारीख 1 में लिखिए 90%, फिर तारीख 2 में लिखिए अगर 0 घंटा पढ़े हैं तो 0%, अगर तारीख 3 में आप मान लीजिए 11 घंटा पढ़ लिए तो लिखिए 110%। तो मेरा ये कहना है कि जो आपका एफिशिएंसी है, जो आपने दिन भर में जो अपने समय का यूज़ किया है, जो अपने टारगेट के अनुसार काम किया है, तो उसका परसेंटेज रिजल्ट एक लाइन में लिख लीजिए और उसको मंथ के एंड में एवरेज कीजिए कि इस मंथ में मेरा, या वीक में आप एवरेज कीजिए कि इस वीक में मेरा कितना एवरेजिंग हुआ है। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए अगर लगातार एक सप्ताह तक आप अच्छा काम नहीं किए होंगे, मान लीजिए आपका एवरेजिंग आएगा 30% या 20% आएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं अगले सप्ताह हमको कवर अप करना है, या आपको अगला सप्ताह हमको अपना इसको और बढ़ाना है। अगर आपका 80% है तो आपको ये लगेगा कि नहीं हमको अगला सप्ताह भी 80% 85% करना है। तो ऐसा करते हुए आप खुद ही अपना इंस्पिरेशन बन सकते हैं, खुद ही अपने ऊपर गार्जियन बन सकते हैं और खुद को एनालाइज कर सकते हैं। ये काम आप करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हमको ऐसा लगता है कि मोटा मोटी सारे बिंदुओं को हमने इसमें बताया है, आप इनको अभ्यास करके देखिए। और मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग कदम चलना शुरू नहीं किए हैं, केवल प्रश्न करते हैं, वो तरह तरह का प्रश्न करते हैं कि ये सुने। और देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं कि सर सुने कि ऐसा होता है, किससे सुने भाई? तो वो बोलते नहीं वो बोल रहा था। कौन बोल रहा था? क्या वो सिविल सर्विस पास हुआ है? अगर वो पास हुआ है, वो अगर तैयारी किया है, सघन तैयारी किया है, तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा। नहीं, किसी किसी से सुन के उसके अनुसार से वो अपना एक आइडिया बनाता, फिर वो काउंटर क्वेश्चन करता है मुझे। तो मेरा ये कहना है कि हम जो आपको बता रहे हैं या और भी कोई जो आइडियल कंडीशन है, आप मेरा बात मत मानिए, आप क्वेश्चन बैंक को देखिए, सिलेबस को देखिए, उस अकॉर्डिंग बेसिक किताब को देखिए, किताब के ऑथेंटिसिटी को देखिए और उसको फॉलो कीजिए। 3 महीना 4 महीना फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस उठाइए, उसको बनाना शुरू कीजिए। नहीं बनेगा तो बोलिएगा। अगर आप एकदम रिमोट गांव में चले जाइए, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 1 महीना रिमोट गांव में चले जाइए, 1 महीना आप वहाँ बिना मतलब बिजली का लालटेन में पढ़ के देखिए। रात में नहीं पढ़िए, दिन भर पढ़ लीजिए 10 घंटा 8 घंटा। आप देखिए कि कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो करना शुरू कीजिए। मान लीजिए हमको 10,000 सीढ़ी चलना है, तो हम चलना शुरू करेंगे एक सीढ़ी, तब जाके बचेगा 999, फिर दूसरा सीढ़ी बचेंगे तब 998। कि हम बैठ के सोचते रहेंगे कि 10,000 सीढ़ी चलना है हमको या 1,000 सीढ़ी चलना है, तो हम बैठे रहेंगे गिनते रहेंगे कैसे चलेंगे क्या करेंगे, तो उससे नहीं काम बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए आप अपना यात्रा शुरू करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा, अपना रास्ता खुद आप बना लेंगे, खुद आप अपना गाइड हो जाएंगे। 2-3 महीना मेरे बताए गए रास्तों पे आप चल के देखिए और आपको अगर परिवर्तन नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बताइएगा कि सर आप मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा 3 महीने का समय बर्बाद हुआ। आप मेरे से आगे डिस्कस कर सकते हैं।